आप सभी को मेरा नमस्कार। अधिकतर लोगों को लगता होगा कि वार्तालाप, संवाद, संप्रेषण जिसे आप अंग्रेज़ी में कम्युनिकेशन भी कहते हैं, यदि केवल अंग्रेज़ी में कर रहे हैं तो उनका सेंस ऑफ ह्यूमर तेज़ है, सोचने, विचारने, तर्क करने की क्षमता हिंदी बोलने वालों से बेहतर है। तो इस भ्रांति को आज हम समाप्त करेंगे, क्योंकि मातृभाषा के बिना व्यर्थ है दुनिया का सब ज्ञान। भारत माँ की बोली हिंदी, करो इसका सम्मान। मैं किसी भाषा को रैंक नहीं दे रही हूँ और ना ही किसी भाषा का अनादर करती हूँ, परंतु हिंदी समाज में रहकर यदि हिंदी को उसका सही स्थान ना मिले तो इस विषय को ज्वलंत बनाकर आपके समक्ष प्रस्तुत करना मेरा कर्तव्य बन जाता है। तो ज़्यादा विलंब ना करते हुए आज की हिंदी फाउंडेशन क्लास 3 की शुरुआत मैं आज करने जा रही हूँ। मैं टीना शर्मा अपने हिंदी भाषा चैनल के साथ आपसे शुरुआत करने जा रही हूँ और अंत तक बने रहें और समझें इस बात को कि अगर हमारे इस भारत देश में हिंदी है तो हिंदी बोलना कितना अधिक आवश्यक बन जाता है तब जब आप किन्हीं शब्दों का गलत उच्चारण कर रहे हैं। तो देखिए, जैसे कि आप देख रहे हैं कि आज कक्षा 3 क्लास 3 हिंदी फाउंडेशन क्लास की 3 पर बात कर रहे हैं, जो हम बात करेंगे बोलना पर। सबसे पहले तो इस पर मैं बात तब करूं, उससे पहले आप कुछ बिंदुओं को ध्यान ज़रूर रखेंगे। मैंने यहाँ पर कुछ बिंदु रखे हैं जिसको मैंने नाम दिया है सुर, अनुतान, बलाघात, अनुनासिकता और संगम। चलिए इनके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। सुर और अनुतान, इसका क्या मतलब है? सुर और अनुतान का मतलब ये है कि जब आप कोई शब्द बोलते हैं तो जब आप वो बोल रहे हैं तो आपका उतार चढ़ाव, शब्दों का उतार चढ़ाव, वाक्य का उतार चढ़ाव कैसा है। मैं उदाहरण के साथ आपको इसको समझाती चली जाऊंगी। जैसे कि मानिए आप जब भी किसी बुज़ुर्ग से मिलते हैं या फिर हम किसी भी व्यक्ति से मिलते हैं, सबसे पहले हिंदू धर्म में हमारी संस्कृति है कि हम उन्हें बोलते हैं राम राम। तो जब मैंने बोला राम राम तो आप देख रहे हैं कि इसमें राम राम यानी कि इन दो शब्दों का जो खिंचाव है वो ज़्यादा था, अंतराल ज़्यादा था। वहीं मैं बोलूँ राम राम तो यानी कि ये वाला जो दूसरा वाला राम राम था ये बड़ा घृणा सूचक था, यानी कि ऐसा लग रहा था जैसे किसी से मैं घृणा कर रही हूँ। तो ये क्या था? उतार चढ़ाव, शब्दों का उतार चढ़ाव। कितना किस शब्द को मैंने खिंचाव दिया, कितना मैंने उसमें विराम दिया। तो यही सुर और अनुतान होता है। जब हम बोलते हैं तो बोलते समय हमें इन शब्दों का क्या हमें कितना उतार चढ़ाव रखना है इस पर ध्यान ज़रूर देना होता है। बात करते हैं दूसरा बिंदु, बलाघात। बलाघात का मतलब क्या होता है? बलाघात का मतलब होता है कि जिन अक्षरों पर हम बल दे रहे हैं, किन्हीं अक्षरों पर हम बल दे रहे हैं। बल यानी कि हम थोड़ा सा उसमें ज़्यादा हम ध्यान दे रहे हैं ये बोलते समय कि मुझे कौन सा अक्षर या शब्द ज़्यादा खींचना है और किस में कम। जैसे कि उदाहरण, मुसलमान, मैंने क्या किया? मुसलमान, मुसलमान। तो आप देख रहे हो इसमें कि जब मैंने इसको बोला तो मुंह यहाँ पर पहला एक अलग मैं बलाघात दे रही हूँ उस अक्षर पर। मैंने बोला सल, सल का यानी कि फिर मैं यहाँ पे अलग बलाघात दे रही हूँ। और फिर मैंने बोला मान, तो फिर यहाँ पे अलग बलाघात जा रहा है। ये बच्चों को बताना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि कई बच्चे जब लिखते हैं तो बोलते समय बहुत गड़बड़ियाँ करते हैं, सही से बोलते ही नहीं, उच्चारण नहीं करते, और सही उच्चारण नहीं कर पाएंगे तो वो सही से सही मात्रा सही अक्षर पर नहीं लगाएंगे, जिसके कारण वो कई अशुद्धियाँ करेंगे और अंत तक करते रहेंगे। तो हमें ज़रूरी है कि ये सभी चीज़ें अभी पहले ही क्लियर करनी है सभी बच्चों को। अब हम बात करते हैं अनुनासिकता। आप सभी जानते हैं अनुनासिकता में आप बिंदियों का प्रयोग करते हैं, अक्षर के ऊपर, शब्द के ऊपर बिंदियों का प्रयोग करते हैं, जिसे हमने दो भागों में बांटा हुआ है, अनुस्वार और अनुनासिकता। ठीक है, तो अनुनासिकता जैसे कि चंद्र बिंदु कहाँ लगाना है, बिंदी कहाँ लगानी है, ये बच्चों को पता नहीं लगता। और क्यों नहीं पता लग पा रहा? क्योंकि बच्चे बोलते ही गलत हैं। तो हमें उनका उच्चारण सही करवाना है। जैसे कि मैं आपको कुछ उदाहरण देती हूँ। मैंने बोला रग, क्या बोला मैंने? रग। रग जब मैंने बोला इसमें किसी प्रकार की कोई बिंदी नहीं लगी, तो यानी कि इसका अर्थ भी अलग हो गया। वहीं पर अगर मैं इसके ऊपर र के ऊपर अंग की बिंदु लगा दूँ तो मैं बोलूँगी रंग, अर्थ बदल गया।
तो आप देख रहे हैं कि अगर एक बिंदी मात्रा से जब किसी भी शब्द का अर्थ बदल जा रहा है तो कितना महत्व है हिंदी में एक बिंदी का। और उदाहरण देखिए, मैंने बोला गोद, और वहीं पर मैं गो के ऊपर अंक की बिंदु लगा दूँ तो क्या बन जाएगा, ये गोंद, है ना। और तीसरा शब्द एक और उदाहरण के साथ में बता रही हूँ। एक शब्द है हंस जिस पर चंद्र बिंदु लगा हुआ है, और दूसरा शब्द है हंस। हंस चंद्र बिंदु लगा हुआ है, हंस बिंदी लगी हुई है। हंस एक पक्षी हो गया, पक्षी का नाम हो गया, और हंस, हंस एक क्रिया हो गई, हंसना। ठीक है, तो ये अनुनासिकता में आता है। ये बोलना बहुत ज़रूरी है, जब तक आप बोलेंगे नहीं तब तक आपको आएगा नहीं। और अंत में है संगम। संगम का मतलब क्या होता है? संगम का मतलब होता है कि जब आप कोई भी शब्द बोल रहे हैं तो उसके बीच में कितना विराम लेना है और कितना आपको विराम नहीं लेना है। जैसे कि उदाहरण से समझेंगे, एक वाक्य में ले रही हूँ, तुम्हारे, मैंने बोला तुम्हारे, तुम्हारे सिंपल, तुम्हारे यानी कि जो यू सेकंड पर्सन है उसके बारे में मैं बता रही हूँ, तुम्हारे। लेकिन वहीं मैं अब इसमें विराम दूंगी और मैं बोलूँगी जैसे तुम हारे। देख रहे हैं आप, तो इसमें बिल्कुल विराम जब आया है तो तुम हारे। तो जैसे कि मैंने आपको पहले वाले शब्द में बताया, मैंने कोई विराम नहीं छोड़ा, दोनों अक्षरों के बीच में मैंने कोई विराम नहीं छोड़ा, मैं बिल्कुल मौन नहीं रही, मैंने फटाफट बोल दिया तुम्हारे। वहीं पर अगर मैं जो दूसरा उदाहरण दे रही हूँ इसी का, तुम हारे, तो यहाँ पे मैंने तुम के बाद विराम लिया और फिर मैंने बोला हारे, तो इसका अर्थ भी बदल जाता है और इससे हमें पता लगता है कि किन्हीं शब्दों के बीच में विराम का कितना महत्व है। तो इसी को हम संगम कहते हैं। शब्दों के बीच में अगर हम विराम देंगे तो अर्थ अलग हो जाएगा और विराम नहीं देंगे तो अर्थ अलग हो जाएगा। तो हमें शब्दों के बीच में कैसा संगम बनाना है, यही इस बिंदु का अर्थ था। तो आज की कक्षा के लिए इतना ही। अगली कक्षा में आपको उदाहरण के साथ मैं ये भी बताऊंगी कि बच्चों को बोलना किन किन तरीकों से आप सिखा सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।